Essay 210, agreeing the terms of engagement. In essay 210, we are going to study scope, objective of the auditor, preconditions of an audit engagement terms, limitations on scope prior to audit engagement acceptance. So we are going to study that. Scope. This essay deals with the auditor's responsibility in agreeing terms of audit engagement. Agreeing terms with audit engagement with management and TCWG. So this is the scope of this essay. Objective of the auditor, if we talk about objective, what is the objective of an auditor? Is to accept or continue the audit engagement only when basis upon which it is to be performed has been agreed. Establishing whether, what is the basis? What is the basis? Establishing whether preconditions are present, confirming that there is a common understanding between auditor and management. किस चीज का common understanding? Terms of audit engagement. तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखना होता है कि क्या जो प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट है जो बेसिस जिस बेसिस पे हमने अग्री किया है एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस, वो बेसिस फुलफिल हो रहा है या नहीं. बेसिस दो बेसिस है. पहला, प्री कंडीशंस प्रेजेंट होना चाहिए. दूसरा, कंफर्म कर लो कि वो टर्म्स को अच्छे से समझते हैं या नहीं समझते. राइट, मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ. प्री बेसिस क्या है? बेसिस should be agreed. What is basis? Preconditions present होने चाहिए and terms को लेके common understanding होनी चाहिए. Right? Now we are going to study. So what is preconditions of audit? What is preconditions of audit? Used by management of an acceptable financial reporting framework in preparation of financial statement. An agreement of management to the premise on which an audit is conducted. Preconditions क्या है? आपको मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ही प्रिपेयर कर रहे हैं और अग्री करते हैं कि जो प्रमाइस पे ऑन विच एन ऑडिट इज, अग्री करेंगे कि जिस प्रमाइस पे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है उस प्रमाइस को हम अग्री करते हैं. व्हाट इज टर्म्स ऑफ ऑडिट? What is terms of audit? Terms of audit engagement, that the letter sent by auditor to clients so that possibility of misunderstanding is reduced. लेटर में क्या क्या आता है उसको देखने से पहले हम अभी प्री कंडीशंस को ही अच्छी से डिस्कस कर लेते हैं. देखो, प्री कंडीशंस का मतलब आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं एंड जिस प्रीमाइस पे ऑडिट किया जाता है उसको आपने अग्री किया है. ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, प्री कंडीशंस प्रेजेंट है, तो आप देख लो क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है एंड obtain the agreement of management. मैनेजमेंट का अग्रीमेंट ले लो कि वो अक्नॉलेज करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF, फॉर इंटरनल कंट्रोल that financial statement are free from material misstatement whether due to fraud and error, and to provide auditor with access to all information, additional information, unrestricted access
to persons within entity. ठीक है, तो प्री कंडीशंस अगर प्रेजेंट है तो आप बताओ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं, इंटरनल कंट्रोल whether FRF is acceptable and agree करो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, इंटरनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर को आपको एक्सेस देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्री कंडीशन नहीं है प्रेजेंट तो ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर डिस्कस करेगा unless required by law or regulation. अगर लॉ ने बोला है तभी ऑडिटर कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज मतलब तभी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर उसे पता है कि जब प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट प्रेजेंट ही नहीं है तो वो क्यों ही एक्सेप्ट करेगा, राइट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर लॉ ने बोला है तो करना पड़ेगा। अगर उसने पता कर लिया कि यार ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहे हैं ना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो अनएक्सेप्टेबल है, या उसको लगता है कि अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट अपडेट, अग्रीमेंट ही नहीं मिला मैनेजमेंट का, या तो एफआरएफ के हिसाब से नहीं बन रहा या अग्रीमेंट नहीं मिला तो ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने ना बोला हो तो, ठीक है। नाउ अभी हम टर्म्स ऑफ लाइक एंगेजमेंट टर्म्स, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। ऑडिट एंगेजमेंट होता क्या है, द लेटर सेंट बाय ऑडिटर टू क्लाइंट, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए। ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में लिखा होता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर लिखा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट लिखा होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आपने कौन सा एप्लीकेबल फ्रेमवर्क कैसे आइडेंटिफाई किया वो लिखा रहता है, एंड एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट वो दिया हुआ होता है कि हम इसी एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट पे हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो और लाइक एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या होता है, पहली बात स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है दोनों पार्टीज की, एफआरएफ के बारे में होता है, आइडेंटिफिकेशन है आपने कौन सा एफआरएफ आइडेंटिफाई एंड अप्लाई किया है, और एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट रिपोर्ट का क्या होने वाला है वो भी दिया होता है। बट कई बार होता है ना कि मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूसी ने लिमिटेशंस लगा दी पहले से ही कि देख ऑडिटर तेरे को काम करना है तो ये मत करना वो मत करना, इधर मत छूना उधर मत जाना, मतलब बहुत सारे लिमिटेशंस लगा दिए। तो ऑडिटर्स बिलीव दैट लिमिटेशन रिजल्ट इन, अब इतने सारे लिमिटेशन है तो मेरे को तो ओपिनियन डिस्क्लेम ही करना पड़ेगा एट द एंड, तो आप एक्सेप्ट ही मत करो, आप एक्सेप्ट मत करो, क्या करोगे एंड में तो तुम डिस्क्लेम ही कर रहे हो ओपिनियन, तो ऐसा एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट मत करो, परेशान हो जाओगे तुम, ठीक है। तो अगर लिमिटेशन है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। गुड, ओके। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स, कई बार क्या होते हैं टर्म्स में चेंज करवा देते हैं, एंटिटी ने रिक्वेस्ट किया कि ऑडिटर अपना चेंज कर दो टर्म्स में, ठीक है। चेंज क्यों, एंटिटी रिक्वेस्ट करता है कि आप चेंज कर दो टर्म में, तो हम देखेंगे क्या ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या ये अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहा है कि चेंज कर दो ये कर दो वो कर दो, रीजनेबली जस्टिफाइड तो है ना चेंज, ये हमें देखना है। तो चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट एंटिटीज रिक्वायरमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग concerning the nature of service originally requested may be considered as reasonable basis for, अगर तुम चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ऑडिटर साहब आप चेंज कर दो टर्म्स को, तो अगर
आपकी एंटिटी की ही रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। पहले आपको ऑडिट करवाने के बाद लोन मिल रहा था, बट अब आपका रिव्यू से भी काम चल रहा है, तो आपको भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप बोल रहे हो कि अब आप ऑडिट से रिव्यू पे ही शिफ्ट हो जाओ। तो ये एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन। दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले। आपने बोला एंगेजमेंट, हमें हमें लगा अश्योरेंस, लाइक आपको अश्योरेंस लिमिटेड, लाइक लिमिटेड एंगेजमेंट चाहिए था, हमें लगा आपको ऑडिट एंगेजमेंट चाहिए। तो इसलिए हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पहले से ही, आपको पहले से ही रिव्यू चाहिए था। तो इस केस में हम चेंज कर सकते हैं, बट रीजनेबल नहीं होगा। तो ये रीजनेबल होगा अगर आप या तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या आपका रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गया, सर्कमस्टेंस ही चेंज हो गया, तो ये रीजनेबल होगा। बट रीजनेबल कब नहीं होगा? इफ दैट चेंज रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट। आपके एंटिटी में कहीं पे इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप उस को छुपाने के लिए आप ऑडिट से रिव्यू में शिफ्ट हो रहे हो, तो चेंज इज रिलेटेड टू इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फैक्टरी। ऐसा कुछ तो कांड किया है आपने उसको छुपाने के लिए, चाहे तो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, गलत है, या तो पूरा है ही नहीं वो इंफॉर्मेशन, या तो वो अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब गलत मतलब एकदम मॉरली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए आप छुपाने के लिए अगर आप चेंज करवा रहे हो, तो ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। हम चेंज तभी करेंगे जब रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करेगा। So what should an auditor consider before agreeing to change? हम चेंज के लिए अग्री करने से पहले हम क्या चीजें एक्सेप्ट कंसिडर करेंगे? कंसिडर बिफोर अग्रीइंग टू चेंज ऑडिट एंगेजमेंट टू द एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग लेवल ऑफ एश्योरेंस। आप ऑडिट एंगेजमेंट से चेंज कर रहे हो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस में, तो आपको क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए? आपको क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए? आप देखोगे क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं। और हमने देख लिया रीजनेबल जस्टिफिकेशन कब होगा, कब नहीं होगा। तो आपको देखना है क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है फॉर डूइंग सो। अगर होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे चेंज, अदरवाइज नहीं करेंगे चेंज एक्सेप्ट। रिसोर्सेज अवेलेबल to the auditor in situation of non-agreement to change in terms of engagement and lack of permission from the management to recourse available to auditor in situation non-agreement to change and lack of permission to continue the engagement। इसमें क्या बोल रहा है? ऑडिटर ने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया और मैनेजमेंट अब परमिशन भी नहीं दे रहा कि आप ऑडिट कंटिन्यू करो, मतलब रोक रहा है, टोक रहा है, ठीक है। तो ऑडिटर अग्री नहीं कर पा रहा है एंड उसको परमिटेड नहीं किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा कि आप कंटिन्यू करो अपना ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, तो आप क्या करो? छोड़ दो, विड्रॉ कर लो फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। और अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपको ये भी देखना है क्या आपकी कोई ऑब्लिगेशन बनती है रिपोर्ट करने का अदर पार्टीज को, वो भी आप अपना ऑब्लिगेशन चेक कर लो। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड जब आप रिवाइज करेंगे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एंड इफ देयर इज नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ। आप कब फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करोगे? अगर आप टर्म्स चेंज कर रहे हो, या अगर आप पहले ही मतलब सही साथ ऑडिट चल रहा था, नेक्स्ट ईयर आप रिमाइंड करना चाहते हो टर्म्स को, एंटिटी को, तब कौन से फैक्टर्स? तो इन दोनों चीजों में फैक्टर्स तो सेम ही देखना होगा ना। अगर आप टर्म्स चेंज कर रहे हो, टर्म्स फिर से बना रहे हो, तो आपको ये चीजें देखनी होगी, है ना। और अगर आपको फिर से टर्म्स इशू करने हैं नया, तो फिर भी ये चीजें देखनी होगी। तो जो टर्म से रिलेटेड ये चीजें तो देखनी होगी। आपको देखना है क्या एंटिटी मिसअंडरस्टूड करती है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट,
एनी रिवाइज्ड टर्म्स है, स्पेशल टर्म्स है या नहीं, रिसेंट चेंज हो गया सीनियर मैनेजमेंट में तब रिवाइज करना, ये सारी टर्म्स आपको फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। सिग्निफिकेंट चेंज हो गया ओनरशिप में, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर, साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स, चेंज इन एफआरएफ अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो अगर इन सब चीज़ों को हमें चेक कर लेना चाहिए अगर हम नया टर्म इशू कर रहे हैं, तो जब भी हम नया टर्म्स इशू कर रहे हैं या हम रिमाइंड करवा रहे हैं पुराना ही टर्म्स, रिमाइंड करवा रहे हैं पुराना ही टर्म्स, तो हमें ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए। क्या क्या एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, क्या रिवाइज टर्म्स है, क्या कोई सीनियर मैनेजमेंट में कोई चेंज तो नहीं आ गया ना, सीनियर मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट चेंज ओनरशिप में तो नहीं है ना, सिग्निफिकेंट चेंज नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी में तो नहीं है ना, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में तो चेंज नहीं है ना, एफआरएफ में तो चेंज नहीं है ना, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में तो चेंज नहीं है ना, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। SQC1 and so हमारा SC 210 फिनिश।